5.1। अब क्या कह रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? सर वो टेबल आता है तो बताता हूँ। हम्म। ये सर इसमें y20 इज इक्वल टू 5/16 पाई अंडर रूट। सर ये वाला स्टेप सर वेरीफाई नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए थे। मतलब इसमें दिए हुए सारे हो गए? सर ये y20 के अलावा सारे हो गए। हम्म, अच्छा, तो आप इसमें जो जो उल्टे हाथ पे उन्होंने दिए हुए हैं, आप वो वेरीफाई कर रहे हैं, या जो सीधे हाथ पे दिए हुए हैं वो आप वेरीफाई कर रहे सर जो उल्टे हाथ पे दिए हुए हैं वो वेरीफाई कर रहा हूँ। हैं? हाँ, क्योंकि सीधे हाथ में सिर्फ उन्होंने वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से वो वापस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चले गए हैं। अगर आप डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे तो इतनी आसानी के साथ नहीं होंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले तो हो जाने चाहिए। इसमें क्या मतलब कुछ जरा सी भी फॉर्म नहीं बनी या क्या हुआ? सर फॉर्म तो बन रही थी, मगर जो उनसे वो साइन थीटा और कॉस थीटा का सर काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। नहीं, क्या मतलब आपके पास साइन थीटा आ रहा है, ये कह रहे हैं? सर ये 3 cos² थीटा है ना, एक हाँ। मिनट ऊपर जाना। तो सर ये उसमें जो हमसे सर मेरे पास एक्स्ट्रा साइन थीटा आ रहा था। तीन चार दफा मैंने इसको ट्राई किया। और किसी ने ट्राई किया है इसको? सर मैं इस इक्वेशन यूज। क्लास में नहीं था सर, जब आप ये पढ़ा रहा था शायद यहाँ पे अच्छा, आप लाइट यहीं नहीं पे था। क्लास में 2 0 2 0 2। एक सेकंड रुको। बस, इसका ओरिजिन क्या हो रहा होगा? ये देखो, तुम्हारे पास L2 है और M0 है, राइट? यही है ना? जी जी सर यही है। तो तुमने इसमें 5.1 टेबल को सेकंड, इसमें डायरेक्टली एसोसिएशन वन वन दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है। इसको फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पी 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 एल एम है ना, पी एल एम और इस फंक्शन है इसका, तो इसके फॉर्मूले उन्होंने यहाँ पे दिए हुए होंगे। एक सेकंड, 2 2 तुम्हें यहाँ से निकालने पड़ेंगे। जी जी सर ये वाले यहाँ से निकले हैं। तो जीरो है ना, तो बेसिकली ये चीज़ है, हाफ 3x² -1, ये तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें 2 इन्वॉल्व हैं। और और वो लेने के बाद इसमें P2 है, इनका आपस में क्या रिलेशन दिया हुआ है इसमें। लेकिन बहरहाल ये कि ये चीज़ इतनी वो नहीं है कि जो ना हो पाए। थोड़ा सा मुझे इसको देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें आज ये फिर क्लास के बाद करके भेजता हूँ, लेकिन ये हो जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि देखो उसकी वजह ये है कि ये वाली, क्योंकि एम इसमें ज़ीरो है। हाँ जी सर। सर एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। हो सकता है सर मैं ही गलत बोल रहा हूँ सर, बट जो उनका टेबल 5.2 है सर, ये 5.2। तो ये एक दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है 5.180। सर ये तो इससे वेरीफाई होगा ना। एक सेकंड। हम्म, देखो, बात ये है कि ये बुनियादी तौर पर तो तुम 5.169 को तुम जो है वो बेसिकली वो मतलब ये 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 एक तरीका है इसको जो कैलकुलेट करने का। यानी कि अगर तुम स्फेरिकल हार्मोनिक्स कैलकुलेट कर रहे हो, दूसरा इसका इक्विवेलेंट वे जो है वो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से आ रहा है। जी सर तो यही वाला, मैं यही वाला मेथड ही सर यूज कर रहा था। हाँ, तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट वे है। लेकिन इससे भी जवाब आ ही जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मुझे करके देखना पड़ेगा, काफी दिन हो गए हैं।
लेकिन ये हो जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम इनको इस्तेमाल करते हैं और बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल सीधे तरीके से यहाँ से भी हो जाता है। मतलब अगर आपके पास ये लिखे हुए हों पी PLM लिखे हुए हों, यानी कि एसोसिएटेड फंक्शन लिखे हुए हों, तो ये डायरेक्टली हो जाता है। क्योंकि बस इसमें ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये m इसके अंदर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं कि 5.2 जो नंबर टेबल है, इसमें m इक्वल्स टू 0 वाली टर्म्स की हुई हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ये टर्म्स जो है इन्होंने यहाँ से कैलकुलेट की हैं। ये जो आप सही कह रहे हैं कि ये वाला जो फार्मूला है 5.180 वाला, उन्होंने यहाँ से कैलकुलेट की, क्योंकि इसमें ये वाली पाबंदी नहीं है सच नहीं। लेकिन ये m इक्वल्स टू एन लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 0 है, तो ये m इक्वल्स टू 0 के लिए भी चलेगा। और ये वाला फॉर्मूला देखते हैं इसमें, हाँ चलना तो ये भी इस पे चाहिए। तो यार एक बात बताओ, ये तो फिर और भी सिंपल हो गया ना, और क्या। ये देखो वही कह रहा है कि 15.169 m इज, क्योंकि ये सिंबल जो है व्हाट आई रियली मीन, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो ना, वो ये कह रहा है यहाँ पे साफ m इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब है कि m इक्वल टू 0 के लिए भी चलेगा। इसका मतलब क्या है कि m इक्वल टू 0 के लिए जस्ट m, आप m को 0 पुट करना है। अगर आप इस इक्वेशन में m को 0 पुट कर देते हैं तो बेसिकली आपके पास सिर्फ PL बच रहा है, m तो 0 हो गया, इफेक्टिवली m तो 0 हो गया ना, तो एक्सपोनेंशियल पार्ट नहीं आएगा और ये m 0 हो गया, तो सिर्फ आपके पास PL बचा। तो जब PL बचा तो आपके पास यही तो बचा है, ये वाली चीज़, और यही जी तो सर, वहाँ पे हो गया, लिखी भी है। कर लिया। हम्म, ओके, हम्म, इस ठीक है सर, थैंक यू सर। वो थोड़ा सर वो सा, एक्चुअली वो मैं हाँ 5.180 से मैं तकरीबन कल शाम से लगा हुआ था, वो नहीं, हुआ ही नहीं वो। वो उससे भी हो जाएगा, बस ज़रा सा वही वाली बात है ना, ज़रा सा गौर करना पड़ जाता है, काफ़ी जी तो वो सर। उससे भी हो जाता है, क्योंकि ये इक्वलेंट वे हैं, सेकंड मेथड करके लिखता है। जी ठीक है सर। हम्म, सर जी। सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही। आवाज़ स्लो आ रही है, अब ठीक हुई? नहीं सर, कम आ रही। अरे यार ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसमें तो चेक करने लगे। यहाँ पे तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। ये भी ठीक है, कुछ बेहतर हुई तुम्हारी आवाज़, बाकी लोगों के पास भी स्लो आ रही है। सर मेरे सर पास तो ठीक आ रही है। सर अब थोड़ा बेहतर हुआ है। वो मैंने माइक को बिल्कुल हाथ पकड़ के अपने मुंह के पास कर लिया है, तो आवाज़ बेहतर हो गया। सर ये हम्म 5.2 का जो टेबल है ये थोड़ा समझाएंगे सर। देखो 5.2 के जो टेबल है उसमें सिर्फ तुम्हें स्फेरिकल हार्मोनिक्स की जो वैल्यूज हैं वो उसके अंदर दी हुई हैं। यानी कि ये जो YLM लिखे हुए हैं, ये तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हम ये अब तक देख चुके हैं कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है NLM, ठीक है, वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों से मिलकर बना है, RNL प्लस YLM। तो ये हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन हैं जो कि हमने इससे पहले देखे हैं, हम वहाँ से निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें वो जो थे लगवारे पॉलिनॉमियल्स वगैरह थे, वो हमने देखे थे। और जो सेकंड पार्ट है, जो एंगुलर पार्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्फेरिकल हार्मोनिक से आती है। तो ये क्या हमें कंप्लीट वो लिखने के लिए, वेव फंक्शन लिखने के लिए इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने जो जो अब तक देखा है,
तो इनको भी इनके लिए भी हमारे पास वो जो होते हैं टेबल अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से स्फेरिकल हार्मोनिक्स को भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टेबल अवेलेबल हैं। इनके जर्नल जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। उनको देखेंगे और इन टेबल्स को देखेंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होगी वो हमें मिल जाएगी। और तो इस तरह हम हाइड्रोजन एटम के जो वेव फंक्शन है उसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। तो ये जो YLM है बुनियादी तौर पे ये आइगन फंक्शन है एल स्क्वायर का। जब हम एल स्क्वायर को YLM पर ऑपरेट करते हैं तो एच का स्क्वायर L इंटू एल प्लस वन टाइम्स YLM हमारे पास वापस आ जाता है। इसी तरह LZ के भी ये आइगन फंक्शन है। तो जब LZ जब YLM के ऊपर अप्लाई होता है तो ये हमें एच का टाइम्स M टाइम्स YLM जो है वो हमें मिलता है। तो अगर कभी हमें इस तरीके से ज़रूरत पड़े तो हम यानी कि हम एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहें तो भी हम मालूम कर सकते हैं कि हम YLM के ऊपर इसको अप्लाई करें एल स्क्वायर को और फिर वहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम हासिल कर लें। या फिर हम अगर एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट मालूम करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पर डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप फर्ज करें कि Y00 या Y10 या Y प्लस माइनस ले लेंगे तब यानी कि उसको यहाँ पर मेरा मतलब कहने का ये है कि जब आप एल स्क्वायर को YLM के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आप फिर उसकी ये वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो बेसिकली सिंपली इतना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो जो एल स्क्वायर है जो इसमें से इंफॉर्मेशन पिक कर रहा है वो एल से रिलेटेड है। तो अब अगर फर्ज करें आपके पास यहाँ पर एल जो है वो वन है तो वो सिंपली एच का स्क्वायर वन टाइम्स वन प्लस वन हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप LZ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो डिपेंड करेगी कि आपके पास यहाँ पर m की वैल्यू क्या है। अगर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो है। ठीक है। और अगर प्लस है प्लस वन है तो वो प्लस वन तो वो आपके पास सिंपली एच कट टाइम्स प्लस वन हो जाएगी। और अगर माइनस होगी तो वो नेगेटिव एच कट यानी कि वो सिर्फ Y1 - 1 है और आप उस पर LZ इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आपके पास माइनस एच कट टाइम्स वाई -1 आ जाएगी सिंपली। तो उसको उसमें आप फिर ये वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसमें फिर आप ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप ये हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि एल और एम की इन सर्टन वैल्यूज़ के साथ YLM की वैल्यूज हैं क्या। तो वो आप इस टेबल से हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको एंगुलर मोमेंटम मालूम करनी है कि पर्टिकुलर स्टेट की तो उसके लिए आपको एल और एम की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। वो आप अगर मालूम कर लेते हैं तो आपके पास मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का और LZ की यानी कि एंगुलर मोमेंटम का जो प्रोजेक्शन है जेड डायरेक्शन पे वो आपको जो है मिल जाता है। तो इस तरीके से हम उनको इस्तेमाल करते हैं और इन टेबल्स के बेसिक ये फायदे। तो कुछ मैं समझा सका आपको। तो आवाज़ जा रही है। जी सर। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर फर्ज करें कि आपके पास वे फंक्शन आपको मालूम करना है। लेट्स से ये साई NL होता है ना तो फर्ज करें कि N2 है L1 है
और लेट से M1 है, ठीक है ना, psi 2 1 तो उसके लिहाज से फिर आपको RNL जो है N आपके पास 2 है, ठीक है, L 1 है, और YLM में क्या होगा, वहाँ आपके पास के 1 1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज आपको अलग जो टेबल है वो आपको वहाँ से मालूम करनी पड़ेगी, और Y11 आप यहाँ से मालूम करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास psi 2 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन मालूम कर सकते हैं, रेडियल फंक्शन टाइम द स्फेरिकल हार्मोनी, ठीक है। और अगर आपको किसी स्टेट की पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम वगैरह की वैल्यूज मालूम करनी होगी, वो क्या है, तो उसके लिए फिर आपको ये फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और वो मतलब अगर आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स हों तो फिर एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि L² जब Y11 पे लगेगा, तो वो चूँकि H² 1 टाइम्स 1 + 1 होगा टाइम्स Y11, तो ये सिंपली जो है वो आपके पास 2 टाइम्स H² हो जाएगा। ये इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी इस स्टेट में। इसी तरह अगर आप इस स्टेट के अंदर एंगुलर मोमेंटम का प्रोजेक्शन मालूम करना चाहेंगे Z डायरेक्शन में, तो वो चूँकि हमें मालूम है कि H कट टाइम्स M होता है, तो H कट M चूँकि 1 है, तो वो सिंपली आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आपको वेव फंक्शन चाहिए तो फिर आपको इस तरह के टेबल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड या प्रोजेक्शन चाहिए तो वो फिर आपको इस तरह से कैलकुलेट करना होंगे, ठीक है। अब ये इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस दी हुई हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है 5.5, तो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल यूज द रिलेशन YL0, इसने L को अभी फिक्स नहीं किया बल्कि उसको एक वेरिएबल रहने दिया है, जो कि ये YL0 इसके बराबर है, टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर Y30। क्या अगर आपके पास इतनी लिखी हुई हो आपके पास एक्सप्रेशन, तो आप Y30 की वैल्यू मालूम करनी, जो कि काफ़ी आसान होगा। सिर्फ आपको L की जो वैल्यू है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, और उसके लिहाज से आप ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। और जैसे अभी हमने देखा कि जब M0 होता है तो फिर लेग्रांज पॉलिनोमियल, सॉरी, ये जो एसोसिएटेड पॉलिनोमियल जो अभी हमने देखे हैं, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, वो और उनके एसोसिएटेड फंक्शंस हैं वो दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये अभी ऊपर हमने देखे ना, क्योंकि यहाँ हमने जब M को 0 किया तो फिर वो PL की वैल्यू और जो कि हमें वहाँ से मिल रही थी लीजेंड्रे पॉलिनोमियल से मिल रही थी, और जो एसोसिएटेड से मिल रही थी वो दोनों सेम हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पर उसने की है। तो आप फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि वो रिड्यूस होकर सब इसमें रह गई, ठीक है। ये जो हमारे पास P3 है वो वहाँ से आप देखिए, जो कि आपको टेबल नंबर 5.1 से मिल जाएगा, और वहाँ से फिर ये कैलकुलेट होकर आपके पास सिंपली यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, उसमें लिखा हुआ भी है टेबल 5.1। अब फिर वो इनको मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट के अंदर आपसे कैलकुलेट करा रहा है कि इसी को आप अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है तो आप इसको अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में आप लिख दीजिए, और अगर आपके पास Y30 लिखा हुआ है तो उससे आप Y3 ±1 को आप इंफर करने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल मेरा मतलब कहने का ये कि आपके पास ये टेबल्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर एक और भी तरीका है, आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये Y30 हो, तो Y30 के ऊपर अगर आप L+ ऑपरेटर लगा दें तो भी आपके पास ये L, जब आप Y30 के ऊपर L+ ऑपरेटर लगाएंगे तो उसको कन्वर्ट कर देगा Y31 में। तो वो एक तरीका है ये चीज़ें कैलकुलेट करने का, ठीक है ना।
तो यहाँ से भी ये चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं, लेकिन ये तरीका काफ़ी लंबा पड़ जाता है, क्योंकि आप देखिए इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको पहले ये एल प्लस वाई थ्री जीरो के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि एल प्लस को वाई थ्री जीरो पे अप्लाई करना है। तो उसके भी फॉर्मूले हमने पीछे देखे हुए हैं। तो वो जब आप फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ये 5.194 आ जाएगी। ठीक है, मालूम आपको असल में ये करना है वाई थ्री वन। तो फिर ये पूरी चीज़ें जो जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं वो नीचे आ गए, और एल प्लस टाइम्स वाई थ्री जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो ऑपरेटर है, आपको मालूम है कि एल प्लस जो है वो कॉम्बिनेशन होता है एल एक्स प्लस आई एल वाई का। और ये हमने देखे हुए हैं कि एल एक्स और एल वाई को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिखते हैं, उनको ऐड करके पीछे हमने वैल्यूज बनाई हुई हैं। तो वो ये पूरी वैल्यू जो है जो यहाँ लिखी हुई है वो जो एल प्लस ऑपरेटर की लिखी हुई है। ठीक है, और ये और ये वाला जो वो है, क्या कहना चाहिए कि ये एच कट समेत ई टू द पावर आई फाइव समेत की सारी चीज़ें। और फिर जब आप इसको उठाकर और फिर आपने यहाँ पे क्या किया, वाई थ्री जीरो की आपने वैल्यू रख दी। अब आप ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको उठा के आप इस पूरी टर्म के ऊपर आप ऑपरेट कराएं, तो जो जवाब आएगा वो बुनियादी तौर पे वाई वाई थ्री वन का होगा। और आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो हमने जो टेबल नंबर 5.2 में जो वैल्यू दी हुई होगी वाई थ्री वन की, उसके साथ जाके आप उसको कंपेयर कर लें कि क्या वाकई की जवाब है या नहीं। ठीक है, बेसिकली एक मिनट इसमें और भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो वैल्यू आई है ये पूरी वैल्यू ये बेसिकली आपको उठा के यहाँ पे पुट करनी है, इतनी इतनी जगह पे। तो जब ये आप पुट करेंगे तो उससे क्या होगा कि एच कट से एच कट कट जाएगा, और ये स्क्वायर रूट थ्री नीचे दिया हुआ है, तो एक यहाँ थ्री ऊपर है, तो ये ओवरऑल तो ये स्क्वायर रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू हो जाएगा, और एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, और बुनियादी तौर पर आपके पास ये वैल्यू बचेगी। बढ़िया, थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ ये चीज़ कैलकुलेट की है, एल प्लस का ऑपरेशन वाई थ्री जीरो पे कैलकुलेट किया है जो कि इसके बराबर है, और इसको उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये फिर सिंप्लीफाई हो आ जाएगी। तो इसी तरह अगर हम ये एल प्लस ऑपरेटर के बजाय यहाँ पे एल माइनस ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो फिर अ, ये वाली वैल्यू हम हमारे पास आ जाएंगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बुनियादी तौर पर आप देखें कि ये चीज़ जो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम सेम ही रहता है, यानी क्योंकि वो सेम, अगर ये आपके पास वैल्यू है वो सेम अमाउंट में एल प्लस उसको ऊपर लेके जाता है, और सेम अमाउंट में एल माइनस उसको जो है वो हमें नीचे की तरफ लेके आता है। तो ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन जो फ़र्क आएगा वो यहाँ से आएगा, क्योंकि एम की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ एम की वैल्यू प्लस वन थी, यहाँ एम की वैल्यू माइनस वन है, उसकी वजह से चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल से जो मेन फ़र्क पड़ेगा वो एक साइन का होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्टली यस, एक साइन का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए ओरिएंटेशन में क्या होता है, अगर ये एम की वैल्यू इस तरफ है तो ये वाली वैल्यू एम की वैल्यू या नीचे की तरफ होगी, यही होता है ना। ये हमारे पास एल सी वैल्यूज हैं जो हमने इससे पहले देखी है, जो कौन बनती है। तो ये अगर लेट से एम एल जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये एम एल लेस देन ज़ीरो है, तो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, सिर्फ साइंस का फर्क होता है। तो ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अगर आपको एल प्लस का यानी कि अगर आपको लेट्स से वाई वाई थ्री वन के बारे में मालूमात हैं, तो उससे आप वाई थ्री माइनस वन के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। सिर्फ साइंस को आपको जो है वो अप्रोप्रिएटली चेंज करना है। तो जो फ़र्क पड़ रहा है आप देखें, बेसिकली एक एक यहाँ फर्क पड़ रहा है ई की पावर आई फाइव में, क्योंकि ये फेज एंगल है तो चेंज होना है, और दूसरा यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, बाकी चीज़ें सेम हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मेरे ख्याल है एक अच्छी एग्जांपल है कि जिसके ज़रिए से आप कैलकुलेशन सीख सकते हैं कि इस तरह की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है।
इसके अलावा भी इसमें काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर आप ये जो जैसे इसके सॉल्व प्रॉब्लम है 5.8, आप आपको शायद याद हो कि इस तरह की जो रिलेशन है जैसे डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा वाई के, ये इसके अंदर ग्रिफिथ के अंदर उन्होंने एज एन एक्सरसाइज के तौर पे दिए हुए थे। तो ये अच्छी चीज़ है, आप इनको करें और इसको करके आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के जो रिलेशन हैं वो काफ़ी काम आ जाती हैं, एटॉमिक फिजिक्स में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह ये तो खैर बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है कि फाइंड द इक्वेशन, यानी कि मैं प्रॉब्लम 5.2 की बात करूँ, फाइंड द एनर्जी लेवल ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज फ्री except that it constrained to move on the surface of a sphere of radius r। तो ये तो काफ़ी जो है सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कोई ऐसी मेरे ख्याल से बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप बात कीजिएगा। इसी तरह ये जो फाइंड द रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स से इस्तेमाल कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इससे मालूम किया ठीक है कि आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक 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 एटम यहाँ लगा हुआ है, दूसरा एटम यहाँ लगा हुआ है, और ये इनके सेंटर ऑफ ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी जिसके जिसके अराउंड ये जो रोटेट करेगा। तो आपको लाजमी तौर पे जो रोटेशनल इनर्शिया आपको होना चाहिए मालूम। और ऐसी सूरत हाल में एंगुलर मोमेंटम भी आपको आपके में होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास रिड्यूस मैस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें हों तो आप ये हैमिल्टोनियन एंगुलर जो मोशन है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप इस वाली इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो ये कोई अनहोनी इक्वेशन नहीं लिखी हुई, आपने इस तरह की चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है वो देखी हुई हैं। क्योंकि जब तक कि आप एल स्क्वायर की वैल्यू ना लिखें, ये क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन नहीं है, ये प्योरली क्लासिकल इक्वेशन है, ठीक है। वो तो जब हम एल स्क्वायर की जगह पे इसको हम ऑपरेटर बनाते हैं, ऑपरेटर बना के इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं इनकी वैल्यूज, तो फिर ये क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन जो है वो बन जाती है। वरना तो ये प्योरली क्लासिकल इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है। अगर आप इसको कंपेयर करें लीनियर इक्वेशन से, आपको याद है हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी कोई यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है कि बस रोटेट कर रही है, ये पी स्क्वायर ओवर 2m लिखा हुआ है, राइट। तो पी स्क्वायर लीनियर मोमेंटम में था, उसका स्क्वायर यहाँ पर आपके पास एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है, 2 का 2 वैसे आ गया, m की जगह पे यहाँ पे लीनियर मोशन में मैथ इस्तेमाल हो रहा था, तो यहाँ पर आई जो है वो रोटेशनल इनर्शिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल। तो आई की जगह पे आपने म्यू आर स्क्वायर लिख दिया एंड सो ऑन। तो ये सिंपल क्लासिकल इक्वेशन लिखी हुई है। तो आपको शायद आपके इल्म में हो कि अक्सर रोटेशनल इक्वेशंस जो हैं, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, वो अगर आपके पास काइनेटिक सिंपल लीनियर मोशन की इक्वेशंस आपके जहन में हों तो उनको देखते हुए आप अक्सर आसानी के साथ रोटेशनल मोशन की इक्वेशन भी लिख देते हैं। बस आपको कुछ वेरिएबल्स को अप्रोप्रिएटली चेंज करना है। मिसाल के तौर पे लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम में लिखना पड़ेगा, मैस है तो उसकी जगह आपको इनर्शियल सॉरी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी इन सिंपल। तो यहाँ तक तो ये क्लासिकल इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि ये एच हम क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हैं, तो ये एच जो है वो बेसिकली जिन फंक्शन पे ऑपरेट होता है वो बेसिकली एल एम है। क्योंकि ये एच इस एच के अंदर चूंकि एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर के जो जो आइगन फंक्शन हैं वो तो आप जानते हैं कि ये एल एम है। तो वो फिर आपने इसके आगे इसको ऑपरेट कराया तो एल स्क्वायर जाके इसको ऑपरेट होगा तो एल इंटू एल प्लस 1 एच का स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर दे देगा। इसका मतलब है कि ये पूरी चीज़ जो है वो बेसिकली एनर्जी है, राइट। और आप देख सकते हैं कि ये 2l प्लस 1 फोल्ड आई मीन डी जनरेट है, क्योंकि एल की एक वैल्यू के लिए एन की दो वैल्यूज होती हैं।
ठीक है, इस वजह से उसने उसको कहा कि ये टू फोल्ड है। अब ये जो आगे जो इसमें प्रॉब्लम दी गई ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.4 जैसे तो कह रहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स ऑफ द स्पिन ऑपरेटर एस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ a यूनिट वेक्टर assuming that n lies in the xy plane। ठीक है, उसने n एक यूनिट वेक्टर क्या दिया है, कह रहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स ऑफ a स्पिन ऑपरेटर। एक स्पिन ऑपरेटर की आपको आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स मालूम करनी है। ठीक है, अ, जो कि एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है इन दी डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट वेक्टर जो है वो बेसिकली एक्स जेड प्लेन के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा प्लेन है ये जो है वो एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, और फिर वो कहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग एस जी, यानी कि जेड डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है मोमेंटम का, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, वो आप मालूम करें कि उसके क्या चांसेस हैं कि अगर हम मेजरमेंट करें तो हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जेड डायरेक्शन के अंदर उसकी स्पिन लगे। ठीक है, तो देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है डील करने का तरीका ये होता है कि हमने कहा कि क्योंकि देखिए हमें डायरेक्शन यानी कि जो आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट्स जो चाहिए वो स्पिन ऑपरेटर एस की डायरेक्शन ऑफ एन चाहिए। एन जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि एस जो जाके इस और ये लैम्डा दरअसल एक इसमें एक जर्नल किस्म का स्पिन का स्पिन की आपने आइगन फंक्शन ले लिया एस का। एन के साथ डॉट इसलिए कर रहा है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एन, वो आप ये समझें कि जो उसकी जो उसकी डायरेक्शन है यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, उस डायरेक्शन के अंदर उसका प्रोजेक्शन ले लेगा। तो इस तरह से आपके पास एन जो यूनिट वेक्टर एन है जो कि एक्स जेड प्लेन के अंदर है। अच्छा, एक्स जेड प्लेन के अंदर भी कहीं पर भी हो सकता है, तो जिस डायरेक्शन में भी एन होगा, ठीक है, एन की डायरेक्शन जहाँ कहीं भी होगी तो हम इस एस ऑपरेटर का प्रोजेक्शन उस एन वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर देख लेंगे। ऐसे ही होता है ना, तो जब हम ए डॉट बी कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो वेक्टर ए है वो हम जो है बी वेक्टर की डायरेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि ए जो है वो बी में कितना प्रोजेक्टेड है, या ये कह लें कि बी ए डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्टेड है। तो वो चीज़ यहाँ पे की गई है। तो बस हमें इतना मालूम है कि ये जब स्पिन ऑपरेटर इसके ऊपर लगेगा तो ये एच कैट बाई टू तो हमें देगा, लेकिन ये लैम्डा टाइम्स लैम्डा उसमें लिखा है। लैम्डा इसलिए लिखा गया है कि देखिए हमें नहीं मालूम कि ये एच कैट बाई टू, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो हमें मालूम है। तो हमें इतना मालूम है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मालूम है जो कि एच कैट बाई टू है। बकिया फैक्टर हमें नहीं मालूम कि हमें इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हमने एस टाइम्स लैम्डा किया और लैम्डा टाइम्स इसको लैम्डा कर दिया। अच्छा, क्योंकि अगर सिर्फ एस का ऑपरेशन लैम्डा पे होता है ना तो वो सिंपल एच कट ओवर टू टाइम्स लैम्डा आ जाता है। लेकिन चूंकि अब एन के साथ डॉट भी हो रहा है तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि क्योंकि ये एक्स और जेड प्लेन में है, यानी कि एक्स जेड प्लेन में है, तो अब देखें हमने साइन साइन थीटा आई और कॉस थीटा के किया हुआ है। आई होप कि आप वो इस चीज़ को समझ सकेंगे। ये कोई मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास ये एक वेक्टर है, आप इसको आई सॉरी एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। ठीक है, और आप अगर इसको इस तरीके से प्रोजेक्शन ले लें तो ये आपके पास थीटा है, तो ये कंपोनेंट आपके पास जो है ये वाला कंपोनेंट आपके पास साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा आई लिख दिया। और ये कंपोनेंट जो है वो आपके पास कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आपके पास कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपने कॉस थीटा के लिख दिया। तो इस तरह से आपने ये यूनिट वेक्टर को यहाँ पर लिखा है। ठीक है,
और थीटा जो है वो आप जानते हैं कि 0 to पाई के दरमियान होता है। अच्छा, तो अब आप ये देखिए एन डॉट एस भी ज़रा करके देखना। एस आपको मालूम है कि एस एक्स आई प्लस एस वाई जे प्लस एस जेड के होगा, उसका डॉट आपने साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा के साथ लिया, तो सिर्फ आई आई के साथ और के के साथ जाएगा, बाकी चीज़ें चूँकि नहीं है तो वो चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये आपके पास एन डॉट एस का डॉट प्रोडक्ट आ गया कि वो एस एक्स साइन थीटा प्लस एस सी कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, और हमें मालूम है कि एस एक्स ऐसे लिखा जाता है और एस सी जो है वो ऐसे लिखा जाता है। उसने एस वाई भी लिख दिया कि हो सकता है बाद में कभी काम आए, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे हमारे कहीं काम नहीं आ रहा। अच्छा, अब क्या है कि देखिए ये एन डॉट एस जो है चूँकि इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि एस एक्स की जगह पे हमने एस एक्स की वैल्यू जो है वो हमने रख दी टाइम साइन थीटा, और यहाँ पे एस जी की वैल्यू रख दी साइन टाइम्स कॉस थीटा। इस पूरी इक्वेशन को मतलब आप ऐड कर लीजिए तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो एन डॉट एस है वो बुनियादी तौर पर मैट्रिक्स फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है एच कट बाई टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमें आइगन वैल्यूज निकालनी, क्योंकि हमें ये चीज़ कंफर्म करनी है कि ये लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू है क्या। ठीक है ना, ये तो हमने बिल्कुल एक सिंबॉलिकली लिख दिया था। अच्छा था, अब अगर आपको इसकी आइगन वैल्यू मालूम करनी है तो अब देखिए आपको मालूम है कि इसके तरीके ये होते हैं कि आप अगर इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर लें तो आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये क्योंकि बहुत ही सिंपल है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसको डायगोनलाइज करना तो काफ़ी आसान है। तो अब आपने और वो करना क्या होता है कि इसका डिटर्मिनेंट लेके उसको 0 के बराबर करना होता है, जो उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। बल्कि आपको शायद ये याद हो कि सेकुलर इक्वेशन लिखी हुई है, आप लोगों को ये कि इन जहन में है कि ये इक्वेशन कैसे लिखी गई है? हाँ, कुछ जहन में है आपके? हेलो, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? सर सोच रहा है सर। सोच रहे हैं? ओहो, तो ये सोचने की क्या बात है, आइगन वैल्यूज कैसे मालूम करते हो? इसमें इस तरह नहीं होता था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता था, उसमें आई टाइम्स या लैम्डा टाइम्स आई, लैम्डा बेसिकली आइगन वैल्यूज होती हैं टाइम्स आई। फिर हम ये करते थे कि ए माइनस लैम्डा आई ले ले लेते थे। ठीक है ना, और फिर इनका जो डिटर्मिनेंट जो है वो फिर 0 के बराबर होता था। याद नहीं है? सेकुलर इक्वेशन हम इसी को तो कहते हैं। यहाँ पर भी तो यही कुछ हुआ है हमारे पास। लेट्स लेट्स से मैं इस पूरे मैट्रिक्स को मैं ए कह रहा हूँ,